बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। ये इन दिनों की बात है जब मैं 22 साल की थी। मैं शुरू से ही अपने दिल की सुनने वाली थी, कभी लोगों की बातों की परवाह ना की। दोस्त मुझे शेरनी कहकर बुलाया करते थे तो मैं हंस देती। मेरा नाम सिद्रा है। हम लोग लाहौर में रिहाइश पजीर थे। वालिद और वालदा का ताल्लुक गांव से था। वहां पर हमारी बहुत सी जमीनें हैं और यहाँ भी काफी जायदाद है। ये सब मेरे वालिद को वरासत में नहीं मिला था, बल्कि इन्होंने मेहनत से हासिल किया था। खैर, यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हुई तो हम सब मामू के घर जाने का प्लान बनाया। हमारे मामू का घर भी गांव में था। खैर, मेरे 2 मामू थे। हम बड़े मामू के घर रुके थे। इनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। सब बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। दरमियान वाला बेटा मुझे पसंद करने लगा और ये बात मुझे बाद में पता चली थी। इसका नाम शाहरुख था। एक शाम शाहरुख बोला, चलो तुम लोगों को अपना गांव दिखा लाते हैं। सब खुश हो गए तो मैं भी सबके साथ बोली थी। हम लोग पैदल घर से निकल पड़े। असर की अजान हो चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। नहीं जानती थी ये शाम मेरी जिंदगी पलट कर रख देगी। शाहरुख ने हमें अपने गांव दिखाया और वो सारे चलते चलते काफी दूर निकल गए। मेरी सैंडल में कांटा चुभ गया जो कि काफी मोटा था। मेरा पैर भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। मैं दर्द से वहीं बैठ गई। अपने भाई को आवाज दी मगर इन सब ने बातों में मगन, पीछे देखा तक नहीं। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। इतने में एक लड़का घुटनों के बल मेरे सामने आ बैठा और इसने कांटे को मेरे पैर में से निकाला। वो किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था। मुझे कुछ सुकून हुआ तो वो बिना बात किए जाने लगा। बात सुने, वो शक्ल से शरीफ लगा था। मैं बोली, जिस पर इसने पलट कर देखा मगरिब का वक्त होने वाला था। मुझे रास्ते में भी नहीं मालूम था। मैंने इससे मदद चाही मगर कहने की हिम्मत ना हो सकी। जी, वो खुद ही गोया हुआ था। वो मुझे घर जाना है मगर मैं रास्ता भूल गई हूँ। जिस पर वो गहरी सोच में पड़ गया और फिर चल दिया। मुझे इस पर गुस्सा सा आने लगा था। मैं परेशान बेटी शाहरुख को लोगों की वापसी का इंतजार करने लगी। अब तो हर सू अंधेरा फैल चुका था। आसपास से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आने लगी। 8 बजे से गांव में गहरा सन्नाटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो गया हो, क्योंकि सर्दी का मौसम था। रात होने के साथ ठंड बेहद बढ़ गई थी। मैं चलते हुए थोड़ा आगे आ गई। रास्ते की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक पगडंडी पर बैठ गई और वक्त गुजरता रहा। मैं अब रोने लगी तो मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो लड़का मेरे पीछे पीछे चलता यहाँ आ गया था और मुझ पर हंस रहा था। मुझे वो बहुत बुरा लगा। मैंने इसको गुस्से से घूरा, चलो घर छोड़ देता हूँ, रो मत, बच्चों की तरह। वो हंसते हुए बोला, शुक्रिया। मैं गुस्से से बोली, अपनी हिफाजत कर सकती हूँ, मैं बोली। जिस पर इसने मुस्कुराते हुए गहरी नजर मुझ पर डाली और चुप रहा। फिर पलट कर जाने लगा। मैं बेचैन हो गई और इसके पीछे चल दी। यूं अकेली वीरान जगह बैठने से बेहतर था मैं इसके साथ रहती। इतना तो भांप चुकी थी कि वो शरीफ था। जब मैं कुछ फासले पर ही थी इसके साथ होली, तब वो रुक कर एक जगह बैठ गया, जैसे मुझे जानबूझकर सता कर मजे ले रहा हो। इसकी आंखों में शरारत थी। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैं अपनी अना बचाने की खातिर चलती रही, जबकि मैं करना चाहती नहीं थी। जब मैं कुछ आगे निकल चुकी तो इसने पीछे से मुझे आवाज लगाई, तुम्हें कब्रिस्तान से डर तो नहीं लगता ना? इसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में सुनसनी दौड़ गई और मैं बेसाख्ता वहीं रुक गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाँ खड़ी थी वो कब्रिस्तान की शुरुआत थी। हवा काफी तेज थी। हवा की सनसनाहट और ठंडक रूह चीर रही थी। हर तरफ कब्रें ही कब्रें। जरा दूर मेरी नजर पड़ी तो एक कब्र जरा सी फटी हुई थी। मेरी चीख निकलते निकलते रुकी। मैं पलटी तो वो बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ था। मैं इससे टकरा गई। दूर दूर तक किसी जीरू का नामो निशान नहीं था, सवाए इसके। ऐसे में इसका यहाँ होना मुझे गनीमत मालूम हुआ। ठंड से मेरे दांत बजने लगे थे। चलो, वो घर है, वहां बैठते हैं। यहाँ रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं। वो किसी गोरकन की रिहाइश लग रही थी। मुझे इस अजनबी के साथ एक घर में जाना बिल्कुल ठीक ना लगा, मगर वो कोई रास्ता ना था। हम इसके घर के करीब गए तो मालूम पड़ा वो घर तो बरसों से बंद पड़ा रहा। दरवाजा टूटा हुआ था। वसी सहन और 4 कमरे थे। सहन खुला था, मिट्टी से भरा हुआ था। एक अजीब सी सीढ़ियां थी एक तरफ। चारों तरफ कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे और टूटे फूटे सामान और धूल से भरे घर में
चांदनी पड़ रही थी। वो लड़का कमरे से एक टूटी कुर्सी उठा लाया और लकड़ी से सेहन के बीच आग लगा दी, जिससे जिस्म को हरारत मिली। हम दोनों आग के पास बैठे थे। आग की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। तब मुझे एहसास हुआ वो खासा खुश शक्ल है। काफी देर गहरी खामोशी छाई रही। तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, सिद्रा। तुम डरपोक बहुत हो ना? वो हंसी दबाते हुए बोला। मुझे गुस्सा आने लगा। ये किसने कह दिया आपकी शक्ल ने? वो खुलकर हंसा। मैं एक लड़की हूँ और अकेली लड़की रात के वक्त यूं रास्ता भटक जाए तो इसे डरना ही चाहिए। मैं दांत पीस कर बोली। वो संजीदा हुआ। सच कहा, इंसान से ज्यादा खौफनाक और कोई नहीं। जानती हो, आज से 20 साल पहले यह हमारे गांव में एक वाकया पेश आया था। उमर नाम एक लड़का था। उमर चौधरी इस गांव का सबसे मालदार इंसान था। जल्द इसके वालिद चल बसे तो हवेली समेत सारी जायदाद इसके पास आ गई। 25 बरस का था वो। इसकी मोहब्बत की शादी थी। अपनी बीवी को दीवानों की तरह प्यार करता था। इश्क था इसे सना से। इसके एक करीबी दोस्त था बचपन का। साथ था, भरोसा जिंदगी से बढ़कर था और प्यार सगे भाइयों से बढ़कर। जिंदगी अच्छी चल रही थी। उमर की जिंदगी बस यही 2 लोग थे उसमें। हर इंसान की तरह इसने मुस्तकबिल के बहुत ख्वाब देख रखे थे। इसके और इसके दोस्त के बीच एक बात थी कि दोनों के बाएं हाथ की हथेली पर तिल था। इसका दोस्त माली लिहाज से ज्यादा अच्छा ना था, मगर उमर ने इसको कभी ये एहसास न होने दिया, बल्कि भाई से बढ़कर रखता। एक दिन उमर को जमीनों का काम देखने दूसरे गांव जाना था और 2 दिन बाद लौटना था, मगर रास्ते में इसे अपनी तबीयत कुछ ठीक न लगी तो इसने गाड़ी का रुख हवेली की तरफ कर दिया। इसके आगे पीछे गार्ड्स की 6 गाड़ियां लगा करती थी। इसने अपने भरोसे के बंदे को गाड़ियों के साथ भेज दिया और अपनी वाली गाड़ी को हवेली की तरफ डाल दिया और कुछ ही देर में वो हवेली पहुंच गया। जब वो अपने ख्वाबगाह में गया तो इसकी आंखों के सामने इसकी जिंदगी का बदतरीन मंजर था। इसकी महबूब बीवी इसके अजीज दोस्त की बाहों में थी। इसे देखकर इन दोनों का रंग फक हो गया। उमर गुस्से से बिफड़ा अपने दोस्त पर लपका और इसे इस बुरी तरह मारने लगा जैसे इसकी जान ले लेगा। वो बेहाल होने लगा तो उसकी बीवी सना बीच में आ गई। अपनी बीवी को गैर मर्द के लिए यूं तड़पता देखकर उमर ने एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर चढ़ दिया। आज से पहले हाथ उठाया नहीं था इसने सना पे। कभी ऊंची आवाज में बात तक न की थी। वो किसी जख्मी शेर की तरह हमलावर था और कुछ देर बाद इसने अपनी बंदूक निकाली और अपने दोस्त पर तान दी। फिर अगले ही पल इसकी नजर के सामने वो सारे पल घूम गए जो इन दोनों ने साथ गुजारे थे। वो घुटनों के बल गिर गया और रो पड़ा। फिर इसने एक शिकवा भरी नजर सना पर डाली। इसकी निगाह ऐसी थी कि बेवफा सना का दिल भी एक पल को कांप गया। वो जैसे ही ढीला पड़ा तो इसके दोस्त की कमीनगी जागी। इसने मौके का फायदा उठाते हुए इसने गन उठा ली और उमर के सीने में गोलियां चला दी। सना ये देखकर तड़प गई। वो जानती थी कि उमर एक बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था। इससे मोहब्बत ना हो सकी थी वो एक अलग बात थी, मगर इसने इतना बुरा ना चाहा था। वो भागकर उमर के पास आई जो जमीन पर पड़ा खून से फर्श रंग रहा था। 3 गोलियां इसके जिस्म में पेवस्त हो गईं। इसके बाद इसके दोस्त ने एक चाकू से इसके जिस्म पर नफरत से वार की। अपनी हसद निकाल रहा था कि आखिरी सांसें चल रही थी। समात और नजर साथ छोड़ रही थी और आखिरी बार जो उसने देखा और सुना वो था कि सना के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इनकार। वो बोल रही थी, ये तुमने क्या किया? जाना माना मुझे इसने कभी प्यार हुआ ही नहीं। मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम किसी की जान ले लें। तुम चुप रहो, ये मरता नहीं तो इसकी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कैसे होती? और आंख ने आखिरी बार इन गुजरों को देखा जो वो निकलने से पहले सना के हाथों में बतौर अपनी मोहब्बत की निशानी पहना कर गया था गजरों को। फिर इन दोनों ने अपनी लाश उठाकर तय खाने में छुपा दी और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। वो जिंदगी का तो साथ छोड़ चुका था मगर मौत से जरा फासले पर था। इसकी सांस बहाल थी हल्की सी और क्या कयामत हो गई। वो सब कुछ सुन और महसूस कर पा रहा था, मगर जिस्म बेजान पड़ा था। इस जगह जिस्म इसका जिस्म पड़ा था, वहीं इसकी मोहब्बत और इसका दोस्त रंगरलियां मनाने में मशगूल थे। वो लोग इंसानियत से गिर चुके थे। उमर के बदन से खून तकरीबन पूरा बह चुका था। वो अपने बंद होते दिल की धड़कन वाज़ह सुन रहा था। खैर इसकी जान इतनी आसानी से ना निकली। 2 घंटे से वो इसी अजाब में मुब्तला रहा। फिर इसका अजीज दोस्त इसकी लाश को जानवर की लाश की तरह घसीटते हुए बोला और कब्रिस्तान के बीचों बीच दफन कर दिया। जब वो इसके लिए कब्र खोद रहा था तो उमर के जिस्म में जान बाकी थी। जब इसे कब्र में फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल रहा था, कमबख्त जान तब भी ना निकली। कब्र बंद हो चुकी थी। अब इसकी सांस बिलाखिर इसका साथ छोड़ गई थी। जब वो मरा इसकी पलकें भीगी हुई थी।
दोस्ती और मोहब्बत के भरम ने इसकी जान ही ले ली। इसने वो चाकू भी साथ ही दफन कर दिया था। कुछ अरसे बाद इसे सारी जायदाद अपने नाम करवाकर बड़ी चालाकी से सना से पीछा छुड़वा लिया और अपनी असल मोहब्बत से शादी कर ली, जो कि इसकी कजन थी। इसकी हकीकत के बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय इसके हम दोनों के, कि आंखों में आंसू थे जब इस लड़के ने किस्सा खत्म किया। बहुत अफसोसनाक। फजर की अजान होने लगी। मेरी आंख कब लगी मुझे पता नहीं चला। जब उठी तो खुद को कमरे में पाया और मेरे पास पूरा घर जमा था। मेरे होश में आने के बाद ही इंतजार किया जा रहा था। सब बहुत फिक्रमंद थे मेरी पूरी रात बाहर रहने पर। तो अच्छा था हम यहाँ के रहने वाले ना थे। वालिद साहब बहुत परेशान थे, मगर फिर 1-2 दिन में सब ठीक हो गया। वो लड़का मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तो जब से उठी थी इसके ख्याल में थी और मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट का बसेरा था। बहाने से इसी जगह पर चली गई और उम्मीद के मुताबिक मुझे वो वहां मिल भी गया और एक दीवार पर बैठा हुआ था। आज मैंने इसे ठीक तरीके से देखा था तो आज मैं इसे, वो तो वजाहत का शाहकार था। इसकी आंखें बहुत गहरी थीं, लंबा चौड़ा था। दिल बेसाख्ता इसकी तरफ खींचने लगा, जिसकी असल वजह इसके अंदर की अच्छाई थी। इस पूरी रात इसने मेरी हिफाजत की और मेरे दिल पर वो जैसे नक्श हो गया। वहां ऊपर कहाँ चढ़ के बैठा था वो मिस्टर ड्रामेबाज। मैं इसको यही बुलाया करती थी, नीचे उतरो तुम्हें कुछ बताना है। मैंने इसे झूठ मूठ कहा, गर्ज वो कुछ ही दिनों में मेरा दोस्त बन गया था। इसके साथ साथ वक्त पर लगाकर उड़ जाता था। इसकी हंसी ऐसी थी कि मैं दुनिया भूल जाया करती थी। मुझे इससे बहुत प्यार हो गया था और मुझे लगा वो कभी मेरे लिए जज्बात रखता है। मगर खैर वक्त गुजर गया। जब भी मेरे मिलने को दिल करता मैं इसी जगह चली जाती थी। वो दिन आज तक मुझे नहीं भूलते। जिस दिन हम लोगों की शहर वापसी थी मैंने इससे मोहब्बत का इजहार कर डाला तो इसकी हंसी एकदम गायब हो गई और इसने मुझे नजर भरकर देखा जैसे इससे कोई बुरी गलती हो गई हो। ये नहीं हो सकता वो बोला। मगर क्यों नहीं हो सकता? मैं चिल्लाई। तो मेरे दोस्तों मोहब्बत नहीं, मोहब्बत मैं कर चुका हूँ। वैसे भी तुम्हारे आगे जिंदगी पड़ी है, इन चक्रों में ना पड़ो, किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। मगर मेरा दिमाग तो वहीं सुन हो गया था जब इसने कहा मोहब्बत मैं कर चुका हूँ। वो पल भर में मुझे तन्हा कर गया। मुझे इससे ये उम्मीद ना थी। मैं इस वक्त बहुत उदास थी। मामों के यहाँ हमारी आखिरी रात थी। सब लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। चाय पी जा रही थी, साथ पे पुरानी तस्वीरें भी देखी जा रही थी। मेरा ध्यान तो इसी की तरफ लगा था, किसी चीज में दिलचस्पी ना हो रही थी कि अचानक बेख्याली में मेरी नजर बाबा की एक तस्वीर पर पड़ी। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, क्योंकि बाबा की शादी पहले की तस्वीर थी और इनके साथ वही लड़का था। दोनों के चेहरे पर सच्ची हंसी थी। मुझे झटका लगा, बाबा ये कौन है? मैंने कांपती आवाज से पूछा। बेटा ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिगरी यार था, उमर चौधरी, बाबा बोले और मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। उमर? मेरे अल्फाज जैसे अटक गए। ये कहाँ है बाबा? बेटा इसको इस दुनिया से गए 20 साल हो गए हैं। ये सुनते मेरा दिमाग फटने लगा। बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा इंसान था, कभी कभी किसी को साइल को खाली न लौटाया। इसने बहुत आजिज बंदा था। बाबा बोलते रहे मगर मैं सुन हो चुकी थी। मैं झट से बाबा का हाथ पकड़ कर देखा तो शक दुरुस्त साबित हो गया। बाबा की हथेली पर वो भूरा तिल मौजूद था। मुझे सब समझ आ चुकी थी मगर दिल मानने को तैयार ना था। इसका मतलब इस दिन वो मुझे अपने वालिद और मेरे वालिद की बात बता रहा था। उमर इसके वालिद और वो कातिल। मैंने बहाने से कुछ दिन और रहने का बंदोबस्त कर लिया और इस दौरान मैं इससे मिलने फिर इस जगह चल दी। इससे बातों बातों में उमर के कातिल का नाम पूछा तो इसने बाबा का नाम ले लिया। मैंने इस पर कुछ भी जाहिर ना होने दिया। मैं नहीं जानती थी कि उसने मेरी मोहब्बत को किसकी खातिर ठुकरा दिया। मगर एक रिक्वेस्ट है, आखिरी बार समझ लो। कल हम जा रहे हैं, क्या कुछ वक्त में तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ जिसमें मैं पूरी जिंदगी जी लेने की कोशिश करूंगी, क्योंकि तुम जैसा कोई ना था ना कभी होगा। तुम्हें कभी भूल नहीं सकूंगी, तुम्हारी याद में सारी जिंदगी बिता दूंगी। क्या इतनी सी बात मानोगे? जिस पर इसने इस बात में सर हिला दिया। वो सारा दिन हम साथ रहे। मगरिब होने को थी, जाने का वक्त हो गया। मैं उदास तो थी मगर अपनी इज्जत मुझे अजीज थी। मैंने फिर दोबारा इससे मोहब्बत की भीख ना मांगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में नफरत भर चुकी थी। अपने बाप से मैं बेहद नफरत करने लगी थी। मैं जाने को पलट गई। कुछ दूर जाकर जैसे मुझे कुछ याद आया, मैंने मुड़कर इससे सवाल किया, तुम अपना नाम तो बताया नहीं? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। उमर चौधरी। वो मेरी तरफ देखे बिना बोला। एक बार फिर मुझ पर बिजली गिर गई। पहले तो मुझे कुछ समझ न आई मगर फिर मैंने सवाल किया, इसका मतलब तुम? हाँ सिद्रा, मर चुका हूं मैं।
वो सब जो इस रात मैंने तुम्हें बताया वो मेरी जिंदगी का सच था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि तुम आसफ की बेटी निकलोगी। देखो ना कुदरत भी कैसे खेल खेलती है। वो दर्द में मुस्कुराया। मैं काफी देर वहीं मुंजमद खड़ी रही, मगर फिर इसकी तरफ बढ़ी, इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मेरी तरफ देखो, मैंने तुमसे मोहब्बत की और मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। मोहब्बत मोहब्बत होती है। कहाँ दफन है तुम्हारा वजूद? जिस पर वो चलते हुए एक जगह जा खड़ा हुआ। इस दिन के बाद हमारी कोई बात ना हुई। इस दिन के बाद से मेरा अज़म था इसे इंसाफ दिलवाने का। मेरे लिए सब मुश्किल था क्योंकि दूसरी तरफ मेरा बाप था। मैंने रात के अंधेरे में उमर की कब्र खोद दी। ये सब बहुत मुश्किल था, मैं बता नहीं सकता। कल तक जिसका हंसता चेहरा देखकर दुनिया रंगों से भर जाती थी, आज उसकी कब्र मैं खोद रही थी। कब्रिस्तान के बीचों बीच अकेली बैठी इसकी कब्र में वो चाकू निकालने के बाद मैं मिट्टी फिर से भरने लगी। आंसू की जड़ी आंखों से निकली थी, इसकी हड्डियां गल चुकी थी। मैंने इसके हाथ पर हाथ रखा तो यूं लगा जैसे दुनिया से कट गई हूँ। इस कदर रोई कि जिसकी कोई इंतहा न रही। वापस एहतराम के साथ कब्र को बंद किया और इस हथियार को थैली में डालकर ले गई। इसके बाद दूर जाके मामू SHO थे। मैंने इन पर पर्सनली केस पर बात की तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो यहाँ के रहने वाले थे और उमर को जानते थे और बहुत अच्छे अल्फाज से इसे याद कर रहे थे। मैंने इनको ये बताया कि मैंने बाबा की बात सुन ली थी जिसमें वो अपने कातिल के बारे में बात कर रहे थे। इनकी मदद से उमर को इंसाफ मिल गया और पुलिस मेरे वालिद को उमर के कत्ल के जुर्म में ले गई और इसको फांसी हो गई। पूरे खानदान बल्कि गाँव ने इस पर थू थू की। ये सब कुछ इतना मुश्किल था कि मैं बता नहीं सकती। फिर वो वक्त भी आ गया। इस दिन मैं बहुत रोई थी क्योंकि इस दिन उमर और बाबा हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। सोचती उमर की बीवी कितनी खुशनसीब होगी कि इसे उमर जिंदगी भर भरपूर मिला। फिर अगले ही पल ख्याल आता कि नहीं, वो तो बहुत बदकिस्मत थी कि इसने अपने हाथों से इसे गवा दिया। फिर इस शख्स को जो सिर्फ इससे प्यार करता था, जो मरने के बाद भी किसी का न हो सका। शायद बाबा को कुदरत ने सजा दी कि इसकी बेटी के हाथों इनको सजा हो गई और उमर को मैं कभी ना भुला सकी।